हाय। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले पार्टिकल की, जिसे हम कहते हैं एटम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारा जो हीरो है केमिस्ट्री का, जिसका नाम मैटर है, मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? जवाब है इसका, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर ज़र्रात से बना हुआ है, जिनको पार्टिकल्स कहते हैं। पार्टिकल्स तीन किस्म के होते हैं। एक पार्टिकल को हम कहते हैं एटम, दूसरे पार्टिकल को हम लोग कहते हैं आयन, तीसरे पार्टिकल को हम लोग कहते हैं, तीसरे किस्म के पार्टिकल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। यानी हमारा मैटर इन तीन किस्म के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एटम के ऊपर। ये एटम क्या भला है? चंद बातें जरा समझने के लायक है। हर वो पार्टिकल जिसमें एक न्यूक्लियस मौजूद हो दरमियान में, जिसके अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक या एक से ज्यादा मोर शेल्स मौजूद हो, एक या एक से ज्यादा शेल्स मौजूद हो, और तीसरी बात, जिस पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स के तादाद के बराबर हो, ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। यानी हर वो पार्टिकल जिसमें ये तीन कंडीशंस होंगे, ऐसे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। यानी एटम के अंदर क्या मौजूद होगा? बीच में एक न्यूक्लियस मौजूद होगा। सपोज करें ये बीच में मैं एक न्यूक्लियस बना रहा हूं, न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होगा? एक या एक से ज्यादा शेल्स होंगे। ये हो गया न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पहला शेल, ये हो गया दूसरा शेल, सपोज करें इस तरह तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल। और उस पार्टिकल के अंदर जितने प्रोटॉन्स हो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ऐसे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूं कि इस पार्टिकल के अंदर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स मौजूद है, और प्रोटॉन्स अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। पहले शेल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दो, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रख दो। तो आप चेक करो, ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके सेंटर में क्या है यार? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या मौजूद है? शेल्स मौजूद है। ये पहला शेल है जिसको हम के शेल कहते हैं, दूसरे शेल को एल शेल कहते हैं। अगर तीसरा शेल हुआ तो के एल एम एन ओ पी, इस तरह चलते रहो, शेल्स को नाम देते रहो। तो इस पार्टिकल के अंदर जितने प्रोटॉन्स है उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। तो एटम की तारीफ क्या होगी? वो हम इसकी एक लंबी तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन लंबी तारीफ आपको बुक्स में मिलेंगी, नोट्स में मिलेंगे, बाकी टीचर्स भी आपको बताएंगे। लेकिन ये बहुत ही यूनिक डेफिनेशन है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि हर वो पार्टिकल जिसमें एक न्यूक्लियस हो, एक या एक ज्यादा शेल्स हो, और जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर हो, ऐसे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। मैं कोई और एक एटम बना देता हूं। सपोज करो ये एटम का न्यूक्लियस जिसमें 11 प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहां पर? शेल्स में होंगे। ये पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा शेल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस एक पार्टिकल के अंदर जितने प्रोटॉन्स है उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या वाला है? ये भी एटम है। अच्छा, अभी एटम के बारे में चंद मोटी बातें सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर लिखें की पॉइंट्स अबाउट एटम, की पॉइंट्स अबाउट एटम, अबाउट एटम। सबसे पहली बात आप करेंगे कि एटम के कितने हिस्से होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ एटम। एटम के हिस्से, पार्ट्स ऑफ एटम। तो एटम के 2 हिस्से हैं, एक बीच वाले को कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होगा? गोल दायरे होंगे, गोल रस्ते होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। उन गोल रस्तों को हम शेल्स कहते हैं। दूसरा हिस्सा है शेल वाला हिस्सा, शेल्स। ओके, ये एटम क्या वाला है? एटम एक पार्टिकल है। इस एक पार्टिकल के अंदर अल्लाह पाक ने मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स रखे हैं जिन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी अल्लाह पाक ने इस एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी रखा है जो कि न्यूक्लियस में रहता है, नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल भी रखा है जो कि शेल्स में घूम रहा है, एक और किस्म का भी पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस में रहता है। ये जो एटम के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इन्हें हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो दूसरा पॉइंट लगाएंगे आप लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, एटम के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या बोला है? दी टाइनी पार्टिकल्स, छोटू पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स,
द टाइनी पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स, द टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम, प्रेजेंट इन एन एटम आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अभी तक एक एटम के अंदर 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लिफ्ट कराएंगे, उनको इज्जत देंगे। वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जिनको हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे वो है प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में रहता है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन जो कि शेल्स में घूमता है, और तीसरा है न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में रहता है। यानी प्रोटॉन रहता कहां पर है? न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है? जवाब है पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है? शेल्स में रहता है, शेल्स में घूमता है, और उसके ऊपर चार्ज कौन सी है? दैट इज नेगेटिव चार्ज। तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मौजूद कहां पर होता है? जवाब है न्यूक्लियस में मौजूद होता है, और उनके ऊपर चार्ज कौन सा है? न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज भी नहीं है, यानी ये एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, तो हो गई थोड़ी सी बात ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। अभी थोड़ी सी बात हम और करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जिसने लेना है। ओके, अभी कुछ मोटी मोटी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, एक एटम का स्ट्रक्चर यहां पर बनाया जाए। सपोज करो मैं यहां पर एक एटम बना रहा हूं, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स में रख रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ऑफ कोर्स 6 होंगे। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहां पर? शेल्स में होंगे। अभी किसी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, और वो फॉर्मूला है 2n²। तो थर्ड यहां पर पॉइंट लिखेंगे, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यहां पर हम तीसरा पॉइंट लगाएंगे कि 2n² फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट the number of electrons in any shell। जहां पर इस n का मतलब क्या है? n कहते हैं नंबर ऑफ शेल को, n का मतलब है नंबर ऑफ शेल। सपोज करें यार, मैं समझना चाहता हूं कि पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। वो तो हमें पहले से पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, लेकिन हम अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन फॉर फर्स्ट शेल, पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, 2n² फॉर्मूले को। तो जरा यूज करें। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू क्या होगी? ऑफ कोर्स 1 होगी, क्योंकि पहला शेल है। तो पहले शेल की में n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n² जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 2 की जगह पर हमने 2 लगाया, n की जगह पर हम 1 लगाएंगे, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर रख दिया। 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 ही आएगा, तो इस 2 की जगह पे 2 लिखा। 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 ही आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आएगा 2। यानी पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। इसी तरह दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखोगे? फॉर सेकंड शेल, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सेकंड शेल में n की वैल्यू क्या होगी यार? 2 होगी। फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या है? 2n²। तो 2 की जगह पर 2 लिखा, n की जगह पर 2 लिखा, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर लिखा। 2 का स्क्वायर लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूं कि यार बताओ तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यही फॉर्मूला पुट करो। बस इस n की जगह पर 3 रख दो। 3 का जब स्क्वायर लोगे तो 9 होगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि पहले शेल का नाम है K, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरे शेल का नाम है L, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीसरे शेल का नाम है M,
उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चौथे शेल का नाम है n, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन्स मालूम करोगे तो n की जगह पे 4 रखो, 4 का स्क्वायर लो, 4 चौके 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएंगे 32। यानी चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह पांचवें शेल का नाम है ओ शेल, उसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। छठे शेल का नाम है पी शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? n की जगह पे 6 रखो, 6 का स्क्वायर लो, 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएंगे 72। तो छठे शेल में 72 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सातवें शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सातवें शेल का नाम है क्यू शेल, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 98 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो किसी भी एटम के शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, आप इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट भी कर सकोगे। ओके, थोड़ी सी बातें और करेंगे। तो यहां पर इसमें 6 प्रोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन गया एक एटम। तो यहां पर तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल भी मौजूद होता है, उसको मैंने नहीं बनाया, वो है न्यूट्रॉन्स। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद भी है 6। ये बन गया एक एटम। अभी ये कौन सा एटम है? किसी भी एटम को पहचानने के लिए उसका एक शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। यानी ये जो एटम है ये कार्बन का एटम है। ये हमें कैसे पता चला ये कार्बन का एटम है? क्योंकि वो एटम जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं वो कार्बन का एक मेंबर है, यानी कि कार्बन फैमिली है, एलिमेंट का नाम कार्बन है, और ये क्या है? कार्बन एलिमेंट का एक एटम। यानी ये कौन सा एटम है? ये है कार्बन का एटम। ओके, और किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लोग जाहिर करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है, प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर। और प्रोटॉन नंबर को, एटॉमिक नंबर को मैं प्यार से शनाख्ती कार्ड नंबर भी कहता हूं, शनाख्ती कार्ड नंबर। जैसे हर इंसान का एक शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, एक आइडेंटिटी नंबर होता है, किसी भी इंसान को हम उसके शनाख्ती कार्ड नंबर से पहचानते हैं। बिल्कुल इसी तरह किसी भी एटम को पहचानने के लिए हम उसके एटॉमिक नंबर को इस्तेमाल करके उसको पहचानते हैं। तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? जवाब है 6। और किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को हम उस एलिमेंट के नीचे लिख देते हैं, यानी कुछ इस तरह, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसी तरह प्रोटॉन, ये तो एटॉमिक नंबर हुआ क्या? एटॉमिक नंबर कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अच्छा, यहां पे कोई और एटम बनाया जाए, सपोज करो मैं यहां पर कोई और एटम बना रहा हूं, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, इसमें मैंने प्रोटॉन्स की तादाद 11 रख दी। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी 11 होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहला शेल भर गया, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल भी भर गया, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये कौन सा एटम है? क्या ये कार्बन है? जवाब है ये कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन की पहचान 6 प्रोटॉन्स थी, इसमें तो 11 प्रोटॉन्स है। तो वो एटम जिसमें 11 प्रोटॉन्स होंगे वो सोडियम का एटम होगा। यानी ये कौन सा एटम है? जवाब है ये सोडियम का एटम है, जिसको हम लोग Na से जाहिर करते हैं। इसमें कितने प्रोटॉन्स है? जवाब है 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? जवाब है 11। और एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिख देते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर 11 है इसका। अच्छा, सोडियम के एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? वो 12 होते हैं। और एक चीज याद रखना, किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे खामखा जरूरी नहीं है कि उतने न्यूट्रॉन्स भी हो। न्यूट्रॉन्स की तादाद हो सकती है प्रोटॉन से ज्यादा भी हो। जैसे यहां पर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स, यहां पर 11 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद से के बराबर होगी या तो उससे ज्यादा हो सकती है, कम कभी भी नहीं होगी। ये बात जरा फिक्स करना। अच्छा, तो ये किस चीज का एटम बन गया? ये सोडियम का एटम बन गया। तो सोडियम का शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है? जवाब है 11। यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? जवाब है 11। तो एटॉमिक नंबर किस चीज को कहते हैं?
किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अच्छा, ये हो गया थर्ड पॉइंट। ये हो गया फोर्थ पॉइंट एटम के बारे में। इस तरह फिफ्थ पॉइंट मास नंबर, एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर। अच्छा, मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियन नंबर, और इसे हम लोग जाहिर करते हैं ए से। न्यूक्लियन नंबर को यानी मास नंबर को हम जाहिर करते हैं ए से। ये न्यूक्लियन नंबर क्या है, ये मास नंबर क्या है? जवाब है किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को मास नंबर कहते हैं। यानी व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons in an atom is called mass number. अभी इसका मास नंबर क्या है सोडियम का? इसमें 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है। दोनों की तादाद को जमा करो, ये हो जाएंगे 23। तो सोडियम का मास नंबर क्या है? 23। और मास नंबर को हम किसी भी एटम के ऊपर लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर को नीचे, मास नंबर को ऊपर। तो इसका मास नंबर क्या है? जवाब है 23। और प्लीज याद रखना, मास नंबर एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है। AMU इज नॉट द यूनिट ऑफ मास नंबर। तो ये एक नंबर है, होल नंबर है, कोई डेसिमल नहीं है, कोई पॉइंट वाला नहीं है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। इस तरह अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स, तो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर क्या है? जवाब है 12। यानी इसका मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है। ओके, अच्छा, लगे हाथों कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लें। मसलन आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आयरन ऊपर लिखा होगा 56, नीचे लिखा होगा 26। ये नीचे वाला नंबर क्या है? दिस इज एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला नंबर क्या है? मास नंबर। हमेशा एक ऊपर लिखेंगे, जेड को नीचे लिखेंगे, तो ए से लेकर जेड तक, मास ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे। कहता है इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करो और बताओ कि आयरन एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे? आप एक चार्ट बनाएं, इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? ये जो नीचे वाला नंबर है इसी को कहते हैं प्रोटॉन्स की तादाद यानी एटॉमिक नंबर। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? जवाब है 26 होंगे। और हमने लेक्चर के शुरू में डिस्कस की थी कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो चूंकि इसमें 26 प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 26 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी 26। अभी न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करने के लिए ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दे। यानी कि अगर आप ए से माइनस कर दे जेड को, तो आपके पास आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स की तादाद। तो ए कितना है? जवाब है 26 नहीं 56। एटॉमिक नंबर कितना है? दैट इज 26। माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 30। तो आयरन एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? जवाब है 30। एक और एमसीक्यू डिस्कस किया जाए। यूरेनियम के एक एटम का एटॉमिक नंबर है 92, इसका मास नंबर है 234। बताओ इस इंफॉर्मेशन को यूज करो कि यूरेनियम के एक एटम में कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वही चार्ट बनाएं। प्रोटॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? 92। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने प्रोटॉन्स उतनी इलेक्ट्रॉन्स यानी 92। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 142। यानी इस नंबर से इस नंबर को माइनस कर देंगे तो जवाब कितना आएगा? 142 तकरीबन। जरा कैलकुलेट करके देख ले। ओके, तो लगे हाथों एटम के अंदर मौजूद दो किस्म के फोर्सेस के बारे में भी डिस्कशन कर ली जाए। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, किसी भी एटम के दो हिस्से होते हैं। एक ये बीच वाला हिस्सा जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इर्द गिर्द गोल दायरे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिनको हम शेल्स कहते हैं। पहला शेल, दूसरा शेल, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़े रखती है,
इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। What is strong nuclear force? The force of attraction between protons and neutrons. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, दूसरी किस्म का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एटम के अंदर मौजूद दो किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी है। अच्छा, फाइनली हम बात करेंगे एक लगे हाथों एलिमेंट के बारे में भी, कि एलिमेंट क्या है, क्योंकि सारा कंसेप्ट हो गया है, अभी थोड़ी सी बात एलिमेंट के ऊपर कर लो। अच्छा जी, हो गया, मिटा दूं? हाँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 5-6 पॉइंट्स के बारे में एटम के, ऑल अबाउट एटम। ओके, ये भी मिटा दिया जाए। अच्छा, तो ये एलिमेंट क्या भला है? आओ जरा बात थोड़ी सी एलिमेंट की कर ली जाए। एलिमेंट क्या चीज है, जिसको आप उर्दू में आंसर कहते हैं? ये आंसर क्या भला है? मैटर का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें मौजूद सारे एटम्स एक जैसे हो, ऐसे पीस को, ऐसे टुकड़े को हम एलिमेंट कहते हैं। मसलन ये एक टुकड़ा है मैटर का, सपोज करो ये लोहे का टुकड़ा है। अगर आप इस लोहे के टुकड़े को स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो लोहा है वो छोटे छोटे जर्रात से बना हुआ है। ये पहला जर्रा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, करोड़ों छोटे छोटे जर्रात होंगे। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा जर्रा है जिसके बीच में एक न्यूक्लियस है, एक या एक ज्यादा शेल्स है जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर है। तो ये जर्रा कौन सा होगा? आप कहोगे सर एटम होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस एटम के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 26। इस एटम में भी 26 प्रोटॉन, 26 इलेक्ट्रॉन्स। इस एटम में भी 26 प्रोटॉन, 26 इलेक्ट्रॉन्स। इस एटम में भी सेम प्रोटॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन्स, 26 प्रोटॉन्स, 26 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? इस टुकड़े में मौजूद जितने भी एटम्स है वो सारे के सारे सेम है। क्या मतलब है सेम है? यानी सारे एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी है। तो मैटर का ऐसा टुकड़ा, ऐसा पीस जिसमें मौजूद सारे एटम्स एक जैसे हो, ऐसे टुकड़े को हम एलिमेंट कहते हैं। यानी व्हाट इज एलिमेंट? द पीस ऑफ मैटर या द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, the pure form of matter which has same atoms, same type of atoms is called element, is called element। तो अभी जरा समझने की कोशिश करो कि एटम और एलिमेंट में क्या फर्क है। इस एक दाने को हम कहते हैं एटम। यह है दूसरा एटम, यह है तीसरा एटम, यह है चौथा एटम। इन सारे एटम्स की कलेक्शन को, जो सारे के सारे एक जैसे हैं, ऐसे सारे एटम्स की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। यानी ये एक दाना एटम है और ये सारे एटम्स की कलेक्शन को क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। यानी ये पीस एलिमेंट है, ये एक दाना एटम है। यानी व्हाट इज एटम? अभी जरा एटम की तारीफ बनाई जाए। तारीफ हमने शुरू में नहीं लिखी थी, अभी जरा एटम की तारीफ बनाएंगे। आप कहोगे द smallest unit of element is called atom. The smallest unit of element is called atom. Okay. अगर एटम ईंट है तो एलिमेंट दीवार है। अगर एटम एक बंदा है तो एलिमेंट पूरा खानदान है। अगर एटम धागा है तो एलिमेंट कपड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आयन के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।